खाक हुआ माफिया मुख्तार। कौन बनेगा मुख्तार की बेनामी संपत्ति का राजा? मुख्तार का IS 151 गैंग को कौन देगा बढ़ावा? मुख्तार अंसारी की मौत से समाप्त हुआ सैम साम्राज्य आतंक। जराइम की दुनिया से सियासत में मुख्तार अंसारी की एंट्री हुई थी। तमाम जांच एजेंसियां आपस में जब बात करती थी तो वो सैम ग्रुप का नाम लेती थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सैम ग्रुप के पीछे उन माफियाओं को टारगेट किया गया था जिनकी दहशत बिहार से लेकर यूपी तक फैली हुई थी। इनका आतंक इस कदर छाया हुआ था कि ये पुलिस लेकर सभी जांच एजेंसी के लिए भी एक चुनौती की तरह थे। लेकिन आज माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस सैम ग्रुप का भी खात्मा हो गया। ये तीनों नाम हैं जिन्हें सैम ग्रुप के तौर पर कोड किया गया था और आज ये तीनों माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। इनका साम्राज्य खत्म हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शहबुद्दीन की, जो बिहार का बाहुबली और आरजेडी का पूर्व सांसद था, जिसकी 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। शहबुद्दीन हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। बाहुबली नेता कहे जाने वाला शहबुद्दीन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम रहा। शहबुद्दीन 1986 से मात्र 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो चुका था, जिसके बाद वो 24 से 25 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति का भी एक बड़ा नाम बना। अब बात करते हैं दूसरे माफिया अतीक अहमद की, जिसकी प्रयागराज में तूती बोलती थी और उसके आतंक से लोग खौफ खाते थे। वो हर वारदात को अपने खूंखार अंदाज में अंजाम देता था। अपराध दुनिया से उसने सियासत की दुनिया में कदम रखा और सफेद पोश की आड़ में अपने आतंक का साम्राज्य बढ़ाता गया। लेकिन उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हुई। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी थे, जिनको हार्ट अटैक होने से 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार की शाम हार्ट स्ट्रोक की शिकायत के बाद बांदा जेल से मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मुख्तार अंसारी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी, जहां वो आईसीयू में भर्ती था। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जो पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में घटने वाली बड़ी आपराधिक घटनाओं से अक्सर चर्चा में रहता था। अपराध से लेकर सियासी दुनिया तक मुख्तार का बोला बाला था। लेकिन आज इसका भी साम्राज्य ढह गया। इस तरह से इन तीनों माफिया यानी सैम ग्रुप का आतंक खत्म हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या अतीक की तरह अब मुख्तार का साम्राज्य ढह जाएगा? ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का अब क्या होगा? उसके IS 151 गैंग को आखिरकार अब कौन संभालेगा? परिवार में 3 भाई हैं, सिबकतुल्लाह, अफजाल और मुख्तार था, जो अब नहीं रहा। क्या अब इनके बेटे में ही संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं आखिरकार मुख्तार के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। मऊ के CO सिटी रहे धनंजय मिश्रा ने मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसने में अहम रोल निभाया था और उन्होंने मुख्तार के गुर्गे और कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल फिरदौस का मुंबई जाकर एनकाउंटर किया था। इस पूरे मामले को लेकर धनंजय मिश्रा बताते हैं कि 80 के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में स्थापित हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत होती है और मुख्तार को कमाई का हर सिस्टम पता था। मुख्तार को कमाई के एक सिस्टम की जरूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रिजेश सिंह त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग्स की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ कमाई पर कब्जे का था। बिजली देकर पहले दिल जीतता और ऐसे में जवान लड़के जान लुटाते थे। वो कैसे, चलिए वो भी बताते हैं। मऊ के सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि मुख्तार ने पहली बार मऊ से चुनाव लड़ा तो पोस्टर पर लिखा था शेरे मऊ। सीट मुस्लिम बहुल थी तो उसे जीतने में दिक्कत नहीं हुई। लोग उसे पसंद करते थे। वो बड़े बड़े अधिकारियों से हनक से बात करता था, लोगों का काम भी करवाता था। उसने लोगों का काम करवाने के लिए तमंचा कल्चर अपनाया। वो गुजरता था तो डीएम भी सिर झुकाते थे। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या थी। मुख्तार ताकतवर हुआ करता था तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती, यहाँ भी उतने ही घंटे लाइट आती थी। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे आदर्श मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए तैयार थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग थे
और इसी में उसका गैंग बढ़ता चला गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देता था और इन अपराधियों से ही बड़ी वारदात करवाता था। सरकारी ठेकों पर कब्जे के लिए ब्रिजेश गैंग से लड़ाई तक की। 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा था। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर भी कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1951 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया था। इससे इलाके में उसकी दहशत और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर आई। मुख्तार को यह पसंद नहीं आया और त्रिभुवन के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर करा दिया। मुख्तार पर आरोप लगा और दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई। गैंग वॉर चलती रही। 1996 में मुख्तार को बसपा ने मऊ से टिकट दे दिया। मुख्तार विधायक बना तो उसकी हिम्मत भी बढ़ गई। 1957 में उसने कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को किडनैप करवा लिया। रुंगटा का शव तक नहीं मिला। ब्रिजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। बदलाव ये आया कि मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का झंझट भी खत्म हो गया। मुख्तार का गैंग पहले भी जमीन कब्जाने का काम करता था। राजनीति में आने के बाद उसकी नजर सरकारी और नजूल की जमीन पर पड़ी। सरकारी और विवादित जमीनों पर मुख्तार के गुर्गे कब्जा करते थे, फिर किसी को बेच देते थे। इसके बाद अगली जमीन निशाने पर रहती थी। पूर्वांचल में किसी जमीन पर अगर मुख्तार की नजर पड़ जाती तो वो चाहे 5 लाख की हो या फिर 5 करोड़ की, उसे देने से मुख्तार को कोई मना नहीं कर पाता था। वह जो दे देता वही जमीन मालिक को रखना पड़ता। 1 बीघा जमीन कागज पर खरीदता और आसपास की 12 बीघा जमीन कब्जा कर लेता था। अभी हाल ही में कई जमीनों से प्रशासन ने मुख्तार गैंग का कब्जा हटवाया है। सिर्फ मऊ में ही उसकी और उसके करीबियों की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि गुंडा टैक्स और जमीन कब्जाने से मिले पैसे को विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खाते में जमा किया जा रहा था। इस पैसे से लीगल तरीके से संपत्ति खरीदी जाती थी और अकाउंट से काफी पैसा मुख्तार के ससुर जमशेद राणा की कंपनी आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इस रकम से मऊ, गाजीपुर, जालौन, दिल्ली, लखनऊ में 23 संपत्तियां खरीदी गई। ये प्रॉपर्टीज भी बाजार भाव से आधी कीमत में खरीदी गई थी। मुख्तार के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा ने गाजीपुर में 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके पास पैसा तक नहीं था। दोनों प्रॉपर्टी का सौदा 1.29 करोड़ में हुआ, लेकिन उसने सिर्फ कब्जा किया, पैसे कभी नहीं दिए। ये मुख्तार की बेनामी संपत्ति थी जिसे गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदा गया था। लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई। मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हुआ तो उसे वापस यूपी लाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। पंजाब से मुख्तार व्हील चेयर पर लौटा था। उसे 2021 में बांदा जेल शिफ्ट किया गया। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार का गजल होटल ढहा दिया गया। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह ही था। इसके बाद मऊ के गाजीपुर तिराहे पर मुख्तार की आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई। अब वहां खंडर बचा है। बीती चौराहे पर मुख्तार के करीबी उमेश सिंह की 3 मंजिला बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला। 2022 में मऊ सदर से जीते मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का घर भी ढहा दिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 साल में मुख्तार की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इसमें 251 करोड़ 19 लाख की संपत्ति जब्त की गई है और वहीं 284 करोड़ 77 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सिर्फ मऊ में ही 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पुलिस और ईडी अब भी गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, लखनऊ के अलावा पूर्वांचल के जिलों में मुख्तार की संपत्तियां तलाश रही है। अब सवाल है कि मुख्तार की बेनामी संपत्ति का क्या होगा। देखा जाए तो मुख्तार का पूरा परिवार जेल में है, पत्नी फरार है और अब सिर्फ बहू निखत अंसारी और छोटा बेटा उमर जमानत पर बाहर है। अब अंसारी परिवार का जेल से निकलना बहुत मुश्किल है। पहले वो मुकदमों से बच जाता था, अब उसे सजा हो रही है। उसका आर्थिक तंत्र खत्म हो रहा है। उसके साथी ही सब आपस में बांट रहे हैं। अभी ये कहना गलत है कि उसकी बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं है। पूर्वांचल में मुख्तार की दहशत कम नहीं हुई है। अंसारी परिवार अब भी बुरा समय गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। मुख्तार का IS 151 गैंग कौन संभालेगा? मुख्तार 2005 से जेल में था।
इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर कराए थे। मुख्तार का काम कराने के लिए शूटरों की पूरी फौज थी। वो मुख्तार के इशारे पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते थे। हालांकि योगी सरकार की सख्ती बढ़ी तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लाइमलाइट में आए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव वो जेल से ही लड़ा था। उसने 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा। अब्बास जीत भी गया, लेकिन हेट स्पीच में पहले फरार हुआ, फिर सरेंडर कर जेल जाना पड़ा। अब भी वो कासगंज जेल में है। मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार हैं। इसमें उसके 2 रिश्तेदार हैं और एक अनुज कनौजिया है। बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में हैं। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला अब कोई नहीं है। सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो उससे यह भी लगता है कि कोई गैंग चलाने वाला नहीं बचेगा। बता दें कि मऊ के सोशल एक्टिविस्ट छोटेलाल गांधी धनंजय मिश्रा की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे कहते हैं कि अंसारी परिवार पर भले ही आर्थिक चोट की जा रही हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों की फंडिंग करने वाले अब भी बाहर हैं। मुख्तार का पैसा सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी लगा है। कहा जाता है कि मुख्तार के तेल के जहाज चलते हैं। मुंबई जैसे शहरों में होटल और जमीनें हैं। करीबियों का यह भी दावा है कि अंसारी परिवार 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मालिक है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।